400 पार का नारा ये कोई मोदी जी का या कोई भाजपा के कार्यकर्ताओं का नारा नहीं है, ये जनमानस के मानस पटल पर छपा हुआ नारा है। अब तो आतंकी अपने देश में भी सुरक्षित नहीं है। जो कहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं फिर भी बीजेपी सारे जो मसले हैं जो वोट मांगती है फिर वो राम मंदिर के नाम पर मांगती है। सुमित जी, ये चुनाव राम लल्ला वाला चुनाव है, गीता का भी चुनाव है, क्योंकि हम तो कृष्ण भक्त भी है। नेहा हिरेमठ को दिन दहाड़े मारा गया, उनके पिता से आज तक राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा ने फोन पर बात नहीं की। मणिपुर को अवॉइड कर दिया जाता है, हाथरस को अवॉइड कर दिया जाता है, ये स्टैंडर्ड क्यों है वो ये पूछते हैं। फयाज में ऐसी क्या बात है जिसपे चुप हो जाते हैं, या ऐसी दृष्टि है कि प्रियंका जी देखती है नाम रेवन्ना है तो चीखना है और नाम फयाज और शाहजहां है तो चुप रह जाना है। शहजादा चुनौती दे रहा है, आप सुमित जी बुला लो शहजादा और शहजाद एक बार करवा लो। मैं चुनौती दे रहा हूँ, वो 5 मिनट खटाखट भाग जाएंगे यहाँ से, फटाफट भाग जाएंगे। कांग्रेस जो है हिंदू और सनातन को गाली देती है, कांग्रेस परिवार हित को राष्ट्र हित के ऊपर रखती है। ये उस समय जब मैं कहता था तो कई लोग मुझे गद्दार गद्दार धोखेबाज परिवार का गद्दार पार्टी का गद्दार कहते थे। तो मैं तो उसी सवाल पर दे रहा है दुरुस्त है मैं तो उसी सवाल पर दे रहा है दुरुस्त है। मिलिंद देवरा पे कौन से दाग थे, जितिन प्रसाद पे कौन से दाग थे, और यदि ये दागी थे, ये सारे लोग दागी थे, रोहन गुप्ता गौरव वल्लभ इन लोगों को कल तक राष्ट्रीय प्रवक्ता बना के रखा था ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया पे कौन से दाग थे भाई। पहली बार कोई ऐसी पार्टी देखी है, हमारे यहाँ तो सब भ्रष्ट है भाई, हमारे यहाँ सब कायर लोग हैं, थोड़ा डराओ तो भाग जाते। मैं वॉशिंग मशीन हूँ, वॉशिंग पाउडर हूँ, तो कांग्रेस स्वीकारे कि वो धोबी घाट है। डीएमके को कांग्रेस बोलती थी ये राजीव गांधी के हत्यारे हैं। आम आदमी पार्टी को पंजाब में खालिस्तानी बोलती है। मैंने आपको पहले से सवाल नहीं पूछा, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। बिल्कुल नहीं, इस पॉडकास्ट में आपने मुझे कोई सवाल नहीं दिए हैं और मैं जो पूछ रहा हूँ डायरेक्ट पूछ रहा हूँ आपसे। अब मैं राहुल गांधी से चाहता हूँ वो लिख के दे कि हम धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे और हम SC ST OBC समाज का आरक्षण काट कर नहीं देंगे मुस्लिमों को। ये लिख कर दे दे। ये शहजाद पूनावाला ने हमें लिख कर दिया है। आज कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो आकर लिख कर दे कि मुस्लिम को आरक्षण नहीं देंगे धार्मिक आधार पर, और नेहरू जी ने जो आरक्षण के विषय पर बोला है क्या स्टैंड है उनका। हम आर्थिक सर्वे की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम पूरा जो धन है वो सबको बांट देंगे, बात मंगलसूत्र तक लेकर आ जाते हैं। बीजेपी उसको मैनिपुलेट कर देती है, ये बड़ा आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी। क्या अंकल सैम जो राहुल गांधी के अंकल लगते हैं ये ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है? मुस्लिमों का पहला अधिकार होगा। अब आपके समझदार व्यूअर्स समझ गए होंगे कि मेरा इशारा इन बातों में किसकी तरफ है। एक तो ये भी वो है कि आप पारसी हैं, एक इस तरीके की चीजें बनी हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सरनेम भाई बहुत सारे कॉमन सरनेम होते हैं, जैसे पूना वाला सरनेम बहुत सारे लोग पारसी लोग होते हैं, कुछ आगा खानी लोग होते हैं, कुछ और भी समाज के लोग होते हैं, उनके भी सरनेम होते हैं। मेरा असली सरनेम वैसे जमादार है। हम तो कॉम्युनल है, हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हालांकि हमने तो 80 करोड़ों को राशन दिया तो उसमें असद को भी मिला, अमर को भी मिला। हमने टॉयलेट बनवाए तो उसमें शीतल को भी मिला, सुल्ताना को भी मिला। AIMIM का फुल फॉर्म क्या है मैं बता देता हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम। भारतीयों की मजलिस नहीं, मजलिस इत्तेहाद करनी है तो किसकी करनी है? मुसलमानों की। इत्तेहाद चाहिए मुसलमानों का, वोट बैंक जिहाद करना है, और सांप्रदायिक हम हैं। ओवैसी साहब का जो चश्मा है ना, ये वही चश्मा है जो आजकल कांग्रेस पार्टी भी अपना रही है। ये सारे लोग जो है मुस्लिम लीग के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे कोविड में अलग अलग वेरिएंट होते हैं। हम तो जीत रहे हैं, इसका प्रमाण इसी से मिल जाता है कि भाई और बहन, जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी कुछ ही घंटे बाकी है अमेठी रायबरेली के नामांकन के लिए, उसका इंतजार तो करिए। अभी तक अपना नाम नहीं दे पाए और इनके लोग नामांकन वापस ले लेकर जान और पिंड छुड़वा रहे हैं कि कांग्रेस के दफ्तर में पता है क्या हो रहा है? आजकल कोई नेता नहीं जा रहा कांग्रेस दफ्तर। कांग्रेस के दफ्तर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अगर कोई कांग्रेस का नेता गलती से दिख गया तो वो उसको पकड़ के बोलते भाई चुनाव लड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का पॉडकास्ट, और आज ये पॉडकास्ट अपने आप में बहुत खास होने वाला है, बहुत एक्सक्लूसिव होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और अक्सर जो जिन्हें चर्चा और तमाम डिबेट्स में आप देखते हैं, शहजाद पूनावाला। धन्यवाद सुमित जी आपका और रिपब्लिक प्लेटफॉर्म का। थैंक यू सो मच शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। कैसे हैं आप? जैसे सभी लोग हैं, अभी हम लोग 400 पार की तैयारी में हैं और 4 जून का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 4 जून को इतिहास रचा जाने वाला है।
हाँ, कांग्रेस वालों की तरह निराश नहीं है। वहाँ पे तो ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि कुछ लोग त्यागपत्र दे रहे हैं, कुछ लोग नामांकन वापस ले रहे हैं और कुछ लोग अपना नामांकन रायबरेली अमेठी से भर भी नहीं पा रहे हैं। आपने शुरुआत में भी 400 प्लस बोल दिया, क्योंकि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि 400 वाला तो नारा भूल गए बीजेपी वाले। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के नेताओं को अपना नारा दिखाना चाहिए, अपना नारा बताना चाहिए, अपना आंकड़ा गिनवाना चाहिए। आज तक आपने सुना है किसी भी कांग्रेस इंडिया अलायंस के किसी भी साथी से कि इस चुनाव में कांग्रेस की 100 के पार होने वाली है सीटें, इस चुनाव में कांग्रेस की 40 पार होने वाली है? वो केवल हम में नुक्स निकालते हैं। और 400 पार का नारा ये कोई मोदी जी का या कोई भाजपा के कार्यकर्ताओं का नारा नहीं है, ये जनमानस के मानस पटल पर छपा हुआ नारा है। जनता के बीच जब जाते हैं तब वो प्रतिसाद देते हैं 400 पार। और ये क्यों देते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में हमने इस पूरे देश का कायाकल्प होते हुए देखा है, चाहे वो 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था का आना हो, 25 करोड़ लोगों का गरीबी से निकलना हो, करोड़ों लोगों तक सामाजिक जनकल्याणकारी नीतियां पहुंचना हो, या जिस प्रकार से टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस टू आतंकवाद भी बदला है। पहले आपको याद होगा, क्योंकि आपका चैनल तो एक नेशनलिस्ट चैनल और प्लेटफॉर्म है, हम लोगों की स्थिति ये होती थी, आतंकवादी हमला करके चले जाते थे, हम गिड़गिड़ाते थे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। आज ऐसी स्थिति निर्माण हुई है कि जब कोई ऐसी हिमाकत करता है तो उसको घर में घुसकर मारते हैं, और जो ये हिमाकत करता है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर गिड़गिड़ाता है कि हमें भारत से बचाओ, हमें भारत से बचाओ। और अब तो, पहले भारत में भारत के लोग सुरक्षित नहीं थे, सामान पर लिखा होता था ये सामान की जिम्मेदारी आपकी है, सामान जो है किसी और का मत छूना। अब तो आतंकी अपने देश में भी सुरक्षित नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्हीं की जमात वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं, फिर भी बीजेपी सारे जो मसले हैं, जो वोट मांगती है, फिर वो राम मंदिर के नाम पर मांगती है, सारा जो चुनाव है वो धर्म पर लाने की कोशिश होती है। सुमित जी, ये चुनाव राम लल्ला वाला चुनाव है। राम लल्ला का मतलब क्या है? आर फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा। आप मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देते थे पाकिस्तान को, इसलिए पाकिस्तान के मंत्री आपकी प्रशंसा करते हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं पाकिस्तान को, आतंकवाद को। ए फॉर अर्थव्यवस्था। आपने 10वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को छोड़ा, हमने उसको 30वें स्थान पर ले जाने के लिए प्रयास किया। 5वें स्थान पर आ चुके हैं, 30वें स्थान पर पहुंचने वाले हैं। आपने फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बनाई, हमने उसको फास्टेस्ट 5 बना दी। एम फॉर महिला सुरक्षा। जिस प्रकार से आपको याद होगा कि संदेश खाली से लेकर बाकी जो उदाहरण है, हमारे यहाँ पर आप कहेंगे कि प्रज्वल रेवन्ना, उसको सस्पेंड किया जाता है। हम किसी को बचाते नहीं। संदेश खाली के शाहजहां को आप लोग सुरक्षा कवच देते हैं। चाहे बात हमारी हो या चाहे और किसी की हो, हम महिलाओं के उत्थान के लिए जो उज्ज्वला योजना से लेकर शौचालय हो, नल से जल हो, सारी योजनाएं महिला केंद्रित। एल फॉर लाभार्थी। जिस प्रकार से आज करोड़ों लोगों को अपना आवास मिला है, करोड़ों लोगों को नल से जल मिला है। आपको पता है केवल 12 या 15% लोगों के पास टॉयलेट, बैंक अकाउंट, नल से जल एवरेज होते थे। आज सब 80, 90, 100% के पास अपना अकाउंट आ गया, अपना नल से जल आ गया, अपना टॉयलेट आ गया। और उसके बाद एल फॉर लीडरशिप। आज जो लीडरशिप भारत ने दी है, तो पूरे विश्व में भारत की लीडरशिप की एक साख बनी है, जिसकी वजह से यूक्रेन हो, रशिया हो, वैश्विक चुनौतियां हो तो भारत की तरफ देखा जाता है। और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। एक समय था कि हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस के गुड्स, उसमें कितना भ्रष्टाचार होता था, बोफोर्स हो, अगस्टा वेस्टलैंड हो, और आज हमने 16,000 करोड़ के डिफेंस गुड्स एक्सपोर्ट किए। तो ये राम लल्ला का चुनाव, मैंने आपको राम लल्ला क्या है बताया, शॉर्ट में बता दूं, गीता का भी चुनाव, क्योंकि हम तो कृष्ण भक्त भी हैं। गीता का मतलब है जी फॉर ग्रोथ, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और ए फॉर आत्मनिर्भरता। अब ऐसे रामलीला और गीता से किसको आपत्ति है? नहीं, इससे आपत्ति नहीं है। वो कहते हैं हमें इससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है कि जब हम कहते हैं कि हम 15 करोड़ नौकरियां देंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, हम महंगाई की बात होगी तो जब बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं इन मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या प्रदर्शन जिस तरीके से महिला पहलवान करती हैं, तो वहां महिला सुरक्षा की बात खत्म हो जाती है, मणिपुर में बात खत्म हो जाती है। मैं आपको दोनों बातों पर ठोस सबूत के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं, और दोनों जगह पे एक टेम्पलेट हमारा और एक टेम्पलेट इनका जो है, उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं। महिला सुरक्षा पर आते हैं। महिला खिलाड़ियों से अनुराग ठाकुर जी मिले, जो पीड़िताएं थी, उनकी सारी बातें रिकॉर्ड पर ली गई। जिस व्यक्ति पर यह गंभीर आरोप लगे, उसके ऊपर गंभीर से गंभीर केस चलाने का काम कोर्ट की निगरानी में किया गया। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उस आरोपी के पक्ष में नहीं बोला, चाहे मणिपुर हो, उसकी पार्लियामेंट में चर्चा हो, हालांकि चर्चा से ये लोग भाग गए दोनों केस में।
संदेश खाली में आपका एक रिपोर्टर पीटा गया क्योंकि वो संदेश खाली का सच बताना चाह रहा था। ठीक। संदेश खाली में असेंबली में खड़े होकर ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को डिफेंड किया। संदेश खाली में कोर्ट का आदेश आया कि सीबीआई प्रोब होनी चाहिए तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी गई। 55 दिन तक शाहजहां शेख को बचाए रखा वेस्ट बंगाल की पुलिस ने। अब आते दूसरा उदाहरण, लाल सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिसने 8 साल की एक बच्ची कठुआ में जिसका बलात्कार हुआ, उसके बलात्कारियों का बचाव किया, संरक्षण में खड़ा रहा। उसको हमने तो मंत्री से हटाया, पार्टी से निकाला। उसको पता है टिकट किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका वाड्रा ने बुला कर। शांति धारीवाल जिसने कहा मर्दों का प्रदेश है, राजस्थान नंबर 1 हुआ था बलात्कार में। अब मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूँ, संदेश खाली पर उनका एक ट्वीट है, नेहा हिरेमत को दिन दहाड़े मारा गया। उनके पिता से आज तक राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने फोन पर बात नहीं की। वहां पर गृह मंत्री भी पहुंचे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे और हमने कहा कि उनको सीबीआई की अगर जांच चाहिए तो हम तैयार हैं, सीबीआई की जांच करवाने के लिए कहो। तो वो कहते हैं कि ये तो लव अफेयर का मामला है। तो दोनों रिस्पॉन्स में टेम्पलेट आप देखिए। जहां तक नौकरियों की बात है, मैं आज आपको चुनौती के साथ कहता हूँ, इस देश में जो हमने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, हालांकि वो 2014 का वादा था और उस वादे पर हम पूरा किए, इसलिए 2019 में बड़े मैंडेट्स हैं। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष में हमने 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। उसका मैं आंकड़ा आपको देता हूं। जब ये 2014 में सरकार छोड़कर गए तो 11 करोड़ ईपीएफओ थे। ईपीएफओ वो होता है जो जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों भरते। आपका भी शायद ईपीएफओ जमा होता होगा। आज वो 11-12 करोड़ से 27 करोड़ है। हो सकता है कि सारे जो 16 करोड़ जुड़े हैं वो कुछ ऐसे जॉब्स हो जो पहले भी थे, फॉर्मलाइज हुए। उसमें से मैं कहता हूँ 20 या 30% आप डिस्काउंट कर लो, फिर भी 60% हर अनुमान से कहा जाता है कि ये न्यू जॉब्स है। इस 60% को जोड़ो। 44 करोड़ मुद्रा लोन दिया, 44 करोड़। मान लो 4 लोन पे एक जॉब तो क्रिएट हुई होगी ना जिसने लोन ली है, उसी में 11 करोड़ आप देख सकते हैं कि जॉब्स वहां पे क्रिएट हुई है। फिर भी उसको भी छोड़ दो। एनएसएसओ का डेटा है, लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 10-12 वर्ष में आज चल रही है 3.1%, उसको भी छोड़ दो। पहले कितने किलोमीटर प्रतिदिन बनते थे हाईवे? 11, आज 37। ये एक्स्ट्रा 26 किलोमीटर कौन बना रहा है सुमित जी? इटली के लोग। 5 से 20 मेट्रो कौन बना रहे? 15 मेट्रो शहरों में। 70 एयरपोर्ट, 70 वर्ष में 70 एयरपोर्ट पिछले 10 वर्ष में कौन बना रहा है ये एयरपोर्ट? तो इसीलिए आप धारणा देख लो, धरातल देख लो, दोनों जगह पर आपको आंकड़ा मिल जाएगा। परंतु एक सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, रोजगार की बात है ना, नौकरी की बात है। हिमाचल चुनाव से पहले प्रियंका वाड्रा ने कहा था मैं 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा करती हूँ हिमाचल में। चुनाव जैसे हुए सुक्खू जी ने आकर कहा 1 लाख सरकारी नौकरी दे ही नहीं सकते। राजस्थान में सरकार गई क्यों मान्यवर इनकी? 20% बेरोजगारी दर था वहां पे राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में हमारी जहां 18 साल सरकार चली वहां पर सरकार रिपीट क्यों हुई? क्योंकि 2% बेरोजगारी दर था वहां पे। आप बता दीजिए। वो ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि 2 स्टैंडर्ड हैं बीजेपी के अंदर। एक स्टैंडर्ड ये है कि अगर कर्नाटक में किसी लड़की के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, वहाँ पर उसके साथ गलत होता है, तो वहाँ पर बीजेपी का स्टैंडर्ड अलग है। कर्नाटक में सरकार जिनकी है उनको लेकर, जहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जाते हैं। मणिपुर को अवॉइड कर दिया जाता है, हाथरस को अवॉइड कर दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड क्यों है, वो ये पूछते हैं। कर्नाटक की दोनों घटनाएं लेकर मैं बात करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अंततः ये बात प्रज्वल रेवन्ना से भी कहीं ना कहीं। हाँ, वो भी अभी वो कह रहे हैं हमने तो चिट्ठी भी लिख दी। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है रद्द करवाइए। मैं सारी बातों का एक के बाद एक खुलासा करता हूँ। प्रज्वल रेवन्ना अभी चुनाव एनडीए के साथ उन्होंने लड़ा, जेडीएस क्योंकि एनडीए में। अभी ये 5 सालों तक वो जब सांसद बने थे तो तब किसके समर्थन से सांसद बने थे? जब इन्होंने कांड किया, जब इन्होंने तथाकथित कांड किए हैं, जो सारे वीडियोस अब जिसकी बात चल रही है, तब 2019 से लेकर 24 के हैं। ये केवल 10 दिन के कांड तो नहीं है, 5 साल के। ये 5 साल कांड करते रहे तो किसके टिकट पे वो चुनाव लड़के जीते हैं? आपको पता है 2019 का ट्वीट है सिद्धरमैया जी ने कैंपेन किया और कांग्रेस जेडीएस ने साथ में चुनाव लड़ा था जिसमें चुन के आए। 5 साल से आप क्या कर रहे थे? छोड़ दो। इनके जो व्यक्ति ड्राइवर का भी और इनके बाकी लोगों का भी बयान है कि उन्होंने वो पेन ड्राइव डीके शिव कुमार को 3 महीने पहले दी थी। डिप्यूटी सीएम थे, आप तभी कार्रवाई कर देते, उसमें क्रिमिनल एलिमेंट था, तब क्यों नहीं कार्रवाई की? क्योंकि आप वोकल लीगा वोटिंग जब खत्म हो जाए उसके बाद इसको आपने बाहर किया।
जब पहले फेज की कर्नाटका में वोटिंग खत्म हो गई, जहां पर वोक्कलिगा समाज है, गौड़ा समाज है, गौड़ा समाज है, वहां पर आपको लगा कि अभी इसको आउट करने से मेरा नुकसान होगा राजनीतिक रूप से, तो मैं उसको दबाए बैठा, 3 महीने से दबाए बैठा, और जब आपकी वोटिंग समाप्त हो गई तब आपने इसको बाहर निकाला। अगर पहले ही 3 महीने पहले कार्रवाई हो जाती, राज्य सरकार किसकी है? मणिपुर पे तो हमारी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि राज्य सरकार हमारी है। तो कर्नाटका में जिम्मेदारी किसकी हुई? मणिपुर में जिम्मेदारी हमारी, पर कर्नाटका में जिम्मेदारी तुम्हारी। आप 3 महीने पहले गिरफ्तार कर लेते उनको, अगर आपके पास सबूत आ गए थे तो। भाजपा का लेना देना ही क्या है इससे? भाजपा तो सरकार में है ही नहीं ना राज्य की, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल यह बनता है। और सवाल यह बनता है कि आप जब रेवन्ना पर चिक चिक कर बोलते हैं, रेवन्ना, तो शाहजहां पर क्यों चुप? फयाज में ऐसी क्या बात है जिस पे चुप हो जाते हैं? या ऐसी दृष्टि है कि प्रियंका जी देखती है नाम रेवन्ना है तो चीखना है, और नाम फयाज और शाहजहां है तो चुप रह जाना है। मैं तो अंतर नहीं करता। मणिपुर पर हमने कहा जो हुआ गलत हुआ, रेसलर्स के साथ जो हुआ कार्रवाई होनी चाहिए, गलत हुआ, हमने कहा। आपने आज तक सुना है कि न्याय एरेमत के मामले में फयाज के विषय में ऐसा किसी ने कहा? संदेश खाली में तो डिफेंड किया गया ना शाहजहां को। कहाँ थी प्रियंका जी? ये हम में और उनमें अंतर है। और ये क्यों करते हैं? वोट बैंक के लिए। क्या वो तो फैसला देने वाले भी पार्टी का हिस्सा हो गए बीजेपी के, शाहजहां शेख मामले की अगर हम बात कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं है। वैसे तो जजेस को एमपी बनाने की बात या एमपी चुनाव लड़ाने की बात तो ये साधारण है, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, बहुत एग्जाम्पल हैं इसमें। कोई कांग्रेस वो पार्टी है जिसने एमपी को जज बनाया है, आपको ये पता है? कांग्रेस जब मुंह खोलती है ना, तो शहजाद पूनावाला के सामने शहजादा मुंह ना खोले। शहजादा चुनौती दे रहा है, आप सुमित जी बुला लो शहजादा और शहजाद एक बार करवा लो। मैं चुनौती दे रहा हूँ, वो 5 मिनट खटाखट भाग जाएंगे यहाँ से, फटाफट भाग जाएंगे। शहजादे की पार्टी ने बहारुल इस्लाम नाम के व्यक्ति को पहले एमपी बनवाया, और जब एमपी नहीं बन पाए, चुनाव लड़ गए और हार गए, तो वो एमपी जो लड़े हुए थे उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। ये बात करेंगे। और केवल जस्टिस अभिजीत ने नहीं, आज भी अगर आप देखो, वो तो हमारी पार्टी ज्वाइन करके टिकट से लड़ गए, तो उनके यहाँ पे भी डीआईजी पुलिस के लड़े हैं टीएमसी से। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जजमेंट जो आई है, अभी हाल ही में संदेश खाली पे 1-2 जजमेंट आए हैं चीफ जस्टिस की ओर से, कि अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो ये शर्मसार करने वाले हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की 2 दिन पहले टिप्पणी आई कि आप सीबीआई के प्रोब क्यों खारिज करवाना चाहते हैं, और आपके स्टेट गवर्नमेंट का जो रवैया रहा है उसके ऊपर कई सवाल निशान खड़े होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो वो सारे जजेस हमारे साथ थोड़ी है भाई साहब। मतलब जुडिशरी का कोई फैसला स्वीकारना है, और जब कोई फैसला पसंद ना आए तो उसको नकारने के लिए इस प्रकार की बातें करनी है। तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े ना करे, जवाब दे कि संदेश खाली पर प्रियंका वाड्रा चुप क्यों थी। अच्छा ये बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली भी कि, और आपने शब्द भी वही इस्तेमाल किया, शहजादा और जो है मुझसे 1 to 1 जो है वो कर लें शहजाद पूनावाला के साथ। ये तो तब से चल रहा है जब शहजाद पूनावाला अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो लड़ रहे थे कांग्रेस के खिलाफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये जो चीज़ें हुई, क्लैशेस हुए, ये जो शहजाद पूनावाला का पूरा जो है क्या कि पूरा जो हृदय परिवर्तन है वो पूरी तरह हो गया। ये कैसे हो गया उस वक्त? देखिए, ये लड़ाई ही इस देश में शहजादा बनाम शहजाद की चल रही है। ये लड़ाई ही इस देश में नामदार बनाम कामदार की चल रही है। ये लड़ाई ही इस देश में कि मैं किसी परिवार से हूँ इसलिए मेरा अधिकार होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने का, बनाम मैं चाय वाले के घर से भी आऊँ तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, इसकी लड़ाई है। और यही लड़ाई तो कांग्रेस में चल रही थी मेरे और शहजादे के बीच में। ये कोई मुझे अध्यक्ष बनाने की लड़ाई नहीं थी मेरी। मैंने 2017 में एक ब्यूगल ये बजाया था कि अगर आप करना चाहते हैं चुनाव, तो इसको चुनाव के तरीके से कीजिए, ताजपोशी को चुनाव मत बोलिए। और जो भी मैंने उस समय कहा था कि कांग्रेस जो है देश भर में लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटती है, अपने घर में लोकतंत्र उसको स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस जो है हिंदू और सनातन को गाली देती है, कांग्रेस परिवार हित को राष्ट्र हित के ऊपर रखती है। ये उस समय जब मैं कहता था तो कई लोग मुझे गद्दार, धोखेबाज, परिवार का गद्दार, पार्टी का गद्दार कहते थे। आज वो पार्टी का गद्दार कहने वाले लोग मेरी पार्टी में आ चुके हैं, मेरी पार्टी में आ चुके हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तो मैं तो उसी सवाल पर दुरुस्त है। मैं तो उसी सवाल पर कि 2014 के बाद से फिर 17 होते हुए शहजाद पूनावाला के साथ 2024 तक पार्टी पहुंची, उसमें से ज़्यादातर तो वो जो मुख्य चेहरे थे। अब रिसेंटली अगर मैं गौरव वल्लभ तक जाऊं,
तो ये सारे जो धर्म, ये जो हृदय परिवर्तन हो रहे हैं बीजेपी के अंदर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले पे तो उन पर आरोप लगते थे वो उसमें चले जाए, वॉशिंग मशीन में चले जाए। देखिए, हृदय परिवर्तन का विषय नहीं है, विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी, और क्योंकि आप भी एक युवा है मेरी तरह, आप किस संस्था में जब जाते हैं तो आप ये एक्सपेक्टेशन उस संस्था से रखते हैं, आप रिपब्लिक में है, कि यदि आपके पास एक टैलेंट या मेरिट हो, वो संस्था उस मेरिट और टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए आपको सही प्लेटफॉर्म, सही अवसर दे, क्योंकि आप एक पत्रकार के रूप में भी परफॉर्म करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा परफॉर्म करूं जिससे मेरे संस्था को भी पसंद आए और जो मैं पत्रकारिता करने आया हूं उसमें भी मैं अपना कोई योगदान दे सकूं। इसी भाव से सभी लोग राजनीतिक पटल में भी जाते हैं, सार्वजनिक पटल में पत्रकार जैसे बनते हैं वो भी बनते हैं। पर जब कांग्रेस में मेरिट की कोई जगह नहीं, परफॉर्मेंस की कोई जगह नहीं, केवल परिवार कौन सा है उसकी जगह होगी। आपको केवल यह कहा जाएगा कि आप परिवार के शू होल्डर बन सकते हैं पर देश की व्यवस्था में आप स्टेक होल्डर नहीं बन सकते हैं। तो एक टैलेंटेड मेरिटोरियस पर्सन जिसका कोई परिवार नहीं है, वो कुछ दिन तो उसमें रह जाएगा पर अंततः उसका ज़मीर और उसकी आकांक्षा है उसे वहां पर रहने नहीं देगी। और मुझे लगता है कि यदि कोई व्यक्ति देर से भी समझता है जो बातें मैंने 6-7 साल पहले कही थी, तो उसको मैं गलत नहीं मानता। अलग अलग लोगों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। वहां पर कांग्रेस पार्टी में अब केवल उन्हीं लोगों को पूछा जाता है या जगह मिलती है जो राहुल गांधी के पिताजी के साथ उनके पिताजी की मित्रता हो। तो वो एक क्लोज्ड क्लब है, एक कॉलोनियल क्लब है। वहां पर जो कॉलोनियल क्लब का हिस्सा नहीं है उसके लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, वो ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं, उन लोगों का क्लब बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है जिन्हें अपने दाग धुलवाने। अच्छा जी, गौरव वल्लभ पे क्या दाग है, रोहन गुप्ता पे क्या दाग है, टॉम वड़क्कन पे क्या दाग था, ये क्या कहते हैं? मेरे पास पूरी लंबी फहरिस्त है, आपको पता है 15 मुख्यमंत्री लेवल के लोग। नहीं, वो अशोक चौहान का जिक्र करते हैं, मैं उस पे भी आता हूं, हेमंता बिस्वा शर्मा का जिक्र करते हैं, मैं उस पे भी, आप 5-6 नाम हाँ मतलब लिख लो, आपको पता है, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। पर पहले मैं पूछना चाहता हूँ, मिलिंद देवरा पे कौन से दाग थे? ये जितेंद्र प्रसाद पे कौन से दाग थे? और यदि ये दागी थे, ये सारे लोग दागी थे, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ, इन लोगों को कल तक राष्ट्रीय प्रवक्ता बना के रखा था ना? दागी थे तो क्यों बना के रखा था? मिलिंद देवरा तो बड़े नेता है आपके। जितेंद्र प्रसाद को भी जनरल सेक्रेटरी बना रखा था, वो जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के। ज्योतिरादित्य सिंधिया पे कौन से दाग थे भाई? ये कौन से दाग है? मतलब कांग्रेस पार्टी अपनी नाकामियों का टीकड़ा किसी और पर फोड़ती है। और ये क्या बोल रहे हैं, हम वॉशिंग मशीन है या नहीं है वो तो एक अलग विषय है, मैं गंदे कपड़ों की फैक्ट्री हूं ये स्वीकार रहे हैं। मतलब सारे गंदे कपड़े इन्हीं के पास है ना, ये मान रहे ना? मतलब ये कहना क्या चाह रही? मैंने देखा है कि अपनी पार्टी की बड़ाई लोग करते हैं, अरे मेरी पार्टी बहुत अच्छी है, मेरी पार्टी में इतने दमदार लोग हैं। पहली बार कोई ऐसी पार्टी देखी है, हमारे यहाँ तो सब भ्रष्ट है भाई, हमारे यहाँ सब कायर लोग हैं, थोड़ा डराओ तो भाग जाते। ये कौन कहता है अपने नेताओं के बारे में भाई? अब मैं आता हूँ विषय पे, जिस विषय का, पहले तो अगर मैं वॉशिंग मशीन हूँ, वॉशिंग पाउडर हूँ, तो कांग्रेस स्वीकारे कि वो धोबी घाट है। डीएमके को कांग्रेस बोलती थी ये राजीव गांधी के हत्यारे हैं। आम आदमी पार्टी को पंजाब में खालिस्तानी बोलती है। कल बयान है भगवंत मान जी पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा रिपब्लिक वालों को, बाजवा जी का बयान है। भगवंत मान जी के 2 स्टेटमेंट होते हैं, 1 बिफोर 6 PM, 1 आफ्टर 6 PM। 6 PM करने के बाद वो एक स्पेशल दवाई लेते हैं। ये उनका बयान कोट अनकोट बोल रहा हूँ मैं, तो वो आंकड़े भूल जाते हैं उस स्पेशल दवाई लेने के बाद। ये साथी है, दिल्ली में इनकी दोस्ती है, पंजाब में इनकी कुश्ती है। अब इनकी दोस्ती जो बनी है दिल्ली में, उसको देखते हुए लवली जी, नीरज बसोइया, नसीब सिंह, इनकी प्रतिक्रिया देखी ना आपने, क्या क्या हो गया। लवली जी कहते हैं कि कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी की प्रशंसा कर रहा है कि उन कामों की जो काम हमने कभी स्वीकारे ही नहीं है, ये इनका गठबंधन है। वाह भाई वाह। ये लेफ्ट पार्टी को क्या बोलते हैं केरल में? बोलते हैं कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है, डिक्टेटोरियल है, ये फांसीवादी है, ये करप्ट है, विजयन जी को जेल में जाना चाहिए। और उनके साथ बैठ गए। ये उद्धव ठाकरे को क्या कहते थे पता है आपको? मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। जो बाबरी गिरी उसके बाद दंगे हुए, तो मुंबई के दंगों को करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इन्होंने बाल ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी को बताया था, और श्री कृष्ण रिपोर्ट बनाई थी। आप उनके साथ है, सेकुलरिज्म बचा रहे हैं और आप हमको वॉशिंग मशीन बोल रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, दिल्ली की विधानसभा में
आम आदमी पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि श्री राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिया जाए, क्योंकि ये सिख नरसंहार के जिम्मेदार हैं। दिल्ली विधानसभा ने पारित किया केजरीवाल जी के नेतृत्व में। आपने उनके साथ गठबंधन किया 3 सीट के लिए। आप क्या हुए? मैं वॉशिंग मशीन, आप क्या हुए? अब मैं आता हूं उन विषयों पर जिसका स्पष्टीकरण से जवाब देना जरूरी है। आप 4-5 नाम गिनवा दीजिए जो ये गिनवाते हैं, मैं आपको स्पेसिफिक जवाब हर नाम पे दूंगा, क्योंकि ये ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें कि सारे तथ्य पूछे जाने चाहिए। और एक बात ये आपकी जनता भी नोट कर ले कि आप मुझे जो सवाल पूछेंगे, मैंने आपको पहले से सवाल नहीं पूछा, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। बिल्कुल नहीं, इस पॉडकास्ट में आपने मुझे कोई सवाल नहीं दिए हैं और मैं जो पूछ रहा हूं डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे। आपके रिपब्लिक ग्रुप को कांग्रेस पार्टी ना एआईसीसी में घुसने देती है। अभी कल ही अधीर रंजन जी ने आपके माइक को तोड़ने की कोशिश की है, और अर्नब गोस्वामी जैसे बड़े पत्रकार को, क्योंकि उन्होंने एक सवाल उठाया था उस समय पर महाराष्ट्र की सरकार पे, उद्धव जी की सरकार पे, जेल में डालकर उन्हें प्रताड़ित करने का कुकर्म ये सरकारों ने किया है, और आज भी वो अर्नब गोस्वामी के सामने अपना पैनलिस्ट भेजने की हिम्मत नहीं रखते। अब आप मुझे वो सवाल पूछे, मैं उसका जवाब देता हूं। इससे पता चलेगा डेमोक्रेटिक कौन है और डिक्टेटर कौन है। हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, 2 पर। सबसे पहले अजीत पवार। अजीत पवार। अजीत पवार भ्रष्ट है इनके हिसाब से, ठीक है। इन्होंने डिप्यूटी सीएम कब बनाया था इनको? एमवीए की सरकार में। इन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन एमवीए की सरकार गई उसके बाद बना दिया। भ्रष्ट है ना आपकी नजरों में, तो आपने क्यों बनाया इनको? और दूसरी बात मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, एमवीए की सरकार में अजीत पवार के ऊपर कई सारे जो केसेस लगे थे उनको वापस लिए गए। ये एमवीए की सरकार, उद्धव जी की सरकार ने किया। हमने तो किसी का केस नहीं बंद किया, एमवीए की सरकार में केस बंद। अब आप बता दीजिए कि आपने केस बंद किए थे या वो सही तरीके से बंद हुए थे। और एक बात और, अजीत पवार ने जब ये सो कॉल्ड स्कैंडल किया, इनका आरोप है, इन्होंने हालांकि डिप्यूटी सीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया, वो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी ना, जिसमें वो मुख्यमंत्री थे। तो आज कांग्रेस ये मान रही है कि उनकी जो सरकार रही 2004 से लेकर 14 तक, उसमें भ्रष्टाचार हुआ इरिगेशन का। पहले तो ये ऑन रिकॉर्ड कहते थे ऐसा कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ, तो पहले बचाया क्यों? नहीं, वो ये कहते हैं कि ये जो सभी लोग वहां जा रहे हैं ये डर से जा रहे हैं। ईडी जैसी संस्थाओं का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें डर लग रहा है, उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है। ईडी और प्रेशर और डर। आपको पता है अजीत पवार जी के अभी आने से पहले 2014 में, आपको पता है शरद पवार जी ने हमारी पार्टी को सपोर्ट किया। वो कौन से डर से किया? आपको मैं बताता हूँ। 2014 में जब महाराष्ट्र की बात करो, विधानसभा की, अब चेक कर लो, गूगल चेक कर ले, जब हम लोग की विधानसभा के चुनाव थे लोकसभा के खत्म होने के बाद, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी को 100 से अधिक विधानसभा में सीटें मिली थी। 288 हाफ वे मार्क होता है। पर उस समय पर शिवसेना, तब शिवसेना एक ही थी, उद्धव जी और इनका बंटवारा नहीं हुआ था, तब शिवसेना कई महीनों तक उन्होंने हमें समर्थन नहीं दिया था। उस समय पर हमारी सरकार को बचाने का काम माननीय शरद पवार जी ने एनसीपी के माध्यम से किया है, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया है कि महाराष्ट्र और देश के हित में अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना जरूरी है। मैं कह रहा हूं 2014 में उन पे कौन सा दबाव था? ईडी का कौन सा केस था? फिर बाद में क्यों पलट गए? वो शरद पवार जी से पूछिए, उनको बुलाइए आप। अजीत पवार ने तो बड़ी कोशिश की, वो तो आपके साथ बैठे हुए हैं इस टाइम पे। अजीत पवार जी जो कर रहे हैं वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों की प्रक्रिया शुरू करने का काम माननीय शरद पवार जी ने किया। भाजपा को इसलिए और वो भी कोई भलमनसाई से कोई समर्थन देने नहीं आए थे, वो इसलिए समर्थन दे रहे थे क्योंकि शरद पवार जी बहुत ही मंजे हुए नेता है। उनको पता है कि महाराष्ट्र में एक समय पर जो कांग्रेस का वर्चस्व था वो पूरा खत्म हो गया है, और आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की खास करके 2014 के बाद ऐसी लोकप्रियता है पूरे महाराष्ट्र में कि आज पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ वो खड़े नहीं हो सकते। और जब वो खड़े हुए, जब उन्होंने पुत्री मोह में एक पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ स्टैंड लिया, तो उनकी पूरी पार्टी उनसे चली गई और पुत्री मोह में केवल पिता और पुत्री बच गए। इसीलिए ये ईडी सीबीआई, अच्छा ईडी सीबीआई का एक और मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पर फैसला देती है तो ठीक, सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला देती है तो ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट जब कहती है ईडी सीबीआई की कार्रवाई ठीक है, कोई इसमें आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता, तब ठीक क्यों नहीं होता? और ये सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह को बेल दे दे तब ठीक,
सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को हियरिंग ना दे, सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को बेल ना दे, सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया के मामले में 338 करोड़ बता दे मनी ट्रेल, तब गलत। और ईडी खराब है ना भाई साहब। छत्तीसगढ़ के चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इलू इलू नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी के बारे में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी बोलती है कि ईडी को भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करना चाहिए शराब घोटाले में। जो खैरा गिरफ्तार हुआ ना पंजाब में, जिसपे कांग्रेस चीख रही थी, उस गिरफ्तारी का बेसिस पता है? नहीं, वो तो दिल्ली में भी बोल रहे थे शराब घोटाले को लेकर, खुद अजय माकन सबसे पहले लेके आरोप लगा रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे, कह रहे थे हमारी शिकायत हुआ। एक आखिरी वाक्य से भी है, खैरा की जो पंजाब में गिरफ्तारी हुई, वो गिरफ्तारी का बेसिस ही ईडी की इन्वेस्टिगेशन थी। आपने खैरा को आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तार किया उसी बेसिस पे। तो ईडी इतनी खराब है तो भाई साहब आपने उधर इसको क्यों इस्तेमाल किया? और ईडी ने सब गलत किया, सब वेंडेटा है। तो केजरीवाल जेल में जाकर सरकार चला सकते हैं, भाई मनीष सिसोदिया की क्या गलती थी? वेंडेटा है तो सबके लिए वेंडेटा है ना। तो भाई मुझे बताइए मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों ले लिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों ले लिया? सर केजरीवाल को समझने में अभी थोड़े और दिन लगेंगे, शीश महल ना जाए हाथ से। अच्छा चलिए ये बताइए कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो कह रहे हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो को जो है मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताते हैं। ऐसा है, हम तो आपके मैनिफेस्टो को भी देखे हैं और आपके मैनिफेस्टेशन को भी देख रहे हैं। ये वोट जिहाद की बात करना, ये तो अब सीधे सीधे मुस्लिम लीग की भाषा ही बोलना है। तेलंगाना में कांग्रेस के एक विधायक और मंत्री ने कहा मुझे इन लोगों का वोट नहीं चाहिए, रिपब्लिक पे स्टोरी चली थी। ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टेशन है। चलिए मैनिफेस्टो पे विवाद है, मैंने एक तरह से पढ़ा, आपने दूसरे तरह से पढ़ा, छोड़ देते। आप मैनिफेस्टेशन की बात कर लो। भगवान राम और भगवान शिव के बीच में बंटवारा पैदा करना, ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टेशन है भाई। और तो और ये कह देना कि मैं मुस्लिम को आरक्षण दूंगा, मुस्लिम रिलीजन बेसिस पे आरक्षण दूंगा और SC ST OBC का आरक्षण काट कर दूंगा, जो उन्होंने कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र में किया है। ये किसका मैनिफेस्टेशन है? इस पे दो राय है क्या कि ये सब चीजें हुई हैं? मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे, लिख कर दे दे। OBC SC ST कोटा से नहीं काट कर देंगे, वो लिख कर दे दे। इन्होंने क्या कहा हमसे? उन्होंने कहा कि हम 400 इसलिए चाहते हैं, हम संविधान बदलना चाहते हैं। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। एक सेकेंड, आप कागज दीजिए खाली, आपका एक कागज खाली दीजिए। आप फोकस कीजिए कैमरामैन इस पे। मैं इस पे लिख रहा हूँ कि वी विल नॉट अमेंड रिजर्वेशन, ठीक है? बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन। अब मैं राहुल गांधी से चाहता हूँ वो लिख के दे कि हम धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे और हम SC ST OBC समाज का आरक्षण काट कर नहीं देंगे मुस्लिमों को। ये लिख कर दे दे। ये शहजाद पूनावाला ने हमें लिख कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे 400 सीटों को लेकर, है ना, आरक्षण वाले, उसमें हम किसी भी तरीके का अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं और ये चैलेंज कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी ये लिख कर दे दे कि हम मुस्लिम को आरक्षण जो है वो नहीं देंगे धर्म के आधार पर। क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण देना ये आंबेडकर जी, ये संविधान विरोधी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं दिया जा सकता। ठीक है। कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट और बाकी जगहों पर मुस्लिमों को इन्होंने आरक्षण दिया OBC कोटे से काटकर। मैं आपको आज कुछ दस्तावेज इसके लाया हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आज मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने लिखित में दिया है वैसे ये भी लिखित में दे। ये है रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट का, जो मनमोहन सिंह की सरकार में आया था, जिसको इन्होंने लागू करना शुरू किया था। इसमें लिखा है कि जो 27% कोटा है OBC का, उसमें से मुसलमानों के लिए 6% कोटा तय किया जाए। आगे रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में लिखा है कि SC ST लिस्ट में उनको डाला जाए। कर्नाटका में तो पूरे मुस्लिम समाज को उन्होंने 2B कैटेगरी में डाल दिया। आंध्र में भी जब OBC E कैटेगरी बनाकर डाला तो आंध्र की हाईकोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया। और आज आरक्षण के विषय में एक बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ। मैंने तो लिख कर दे दिया कि हम आरक्षण की व्यवस्था को नहीं बदलेंगे। 10 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है भाई, हमने तो इसको मजबूत किया है। हमने तो केवल जहाँ गलत दिया गया उसको हटा के, मुस्लिम को दिया गया था उसको हटा के OBC को दिया है। अब मैं आपको एक ऐसा वाक्य पढ़कर सुनाऊंगा जिसका जवाब राहुल गांधी और उसका परिवार नहीं दे पाएगा। ये 1961 का पत्र है नेहरू जी का और मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं, इट इज़ ट्रू दैट वी आर टाइड अप विद सर्टेन रूल्स एंड कन्वेंशंस अबाउट हेल्पिंग SC ST, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। दे डिजर्व आवर हेल्प बट इवन सो आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, particularly in service.
I react strongly against anything which leads to inefficiency and second rate standards. नेहरू जी कहते हैं कि आरक्षण को मैं पसंद नहीं करता और ये आरक्षण से सेकेंड रेट और इनएफिशिएंट लोग पैदा होते हैं। ये SC ST OBC समाज के लिए बोल रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो आकर लिख कर दे कि मुस्लिम को आरक्षण नहीं देंगे धार्मिक आधार पर, और नेहरू जी ने जो आरक्षण के विषय पर बोला है क्या स्टैंड है उनका, और जो आज इनका स्टैंड है ना नेहरू जी का। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, राजस्थान में अलवर के जिला अध्यक्ष हैं इनके, मैं नाम भूल रहा हूं, उनका बयान है कि पहला मौका मिला तो कांग्रेस जातीय आरक्षण खत्म कर देगी। ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। बताओ राहुल गांधी जी, आप बताओ, इंदिरा जी ने क्या मंडल कमीशन रिपोर्ट को रोका था? नहीं रोका था। 78-79 में मंडल कमीशन रिपोर्ट आई, 80-84 किसने लागू नहीं किया? फिर आया राजीव जी, 84-89 किसने लागू नहीं किया? फिर आई VP सिंह की सरकार जिसको बीजेपी ने समर्थन किया, लागू होने लगी तो किसने पार्लियामेंट में 6 सितंबर 1990 को उसका विरोध किया? किसका स्लोगन था ना, जात पर ना पात पर लोहर लगेगी हाथ पर? DK शिव कुमार कर्नाटका में कास्ट सर्वे क्यों नहीं करवा रहे? हिमाचल में कास्ट सर्वे क्यों नहीं करवाया? क्यों उसकी बोलती बंद हो गई? हमने तो बिहार में कास्ट सर्वे करवा दिया नीतीश जी के साथ। हमने तो बोला कास्ट सेंसस के हम खिलाफ नहीं है। TMC ने ऑन रिकॉर्ड कास्ट सेंसस का विरोध किया। ये जवाब नहीं ले पाते और इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं और राहुल गांधी के पास हिम्मत नहीं है कि वो शहजादे की बात को स्पष्ट करे शहजाद के सामने। हम आर्थिक सर्वे की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम पूरा जो धन है वो सबको बांट देंगे, बात मंगलसूत्र तक लेकर आ जाते हैं। बीजेपी उसको मैनिपुलेट कर देती है, ये बड़ा आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी। क्या अंकल सैम, जो राहुल गांधी के अंकल लगते हैं, ये ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, ऑफिस बेरर है, वो प्रेसिडेंट है ओवरसीज कांग्रेस के। कांग्रेस की एक यहाँ पे विभाग है जिसके अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उसी के लेवल पे सैम पित्रोदा इंटरनेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष है, ऑफिस बेरर है। अंकल सैम ने या तो पार्टी के लाइन वाली बात बोली होगी या पार्टी के लाइन के खिलाफ जाकर बोली होगी, दो ही हो सकते हैं। पार्टी के लाइन वाली बात है तो ठीक है, अगर ये पार्टी के लाइन के खिलाफ है तो अंकल सैम पे कोई कार्रवाई की गई? अंकल सैम पे कोई कार्रवाई की गई अभी तक? मान लीजिए इतनी बड़ी बात चुनाव के बीच में आप कह रहे इग्नोर कर दो अंकल सैम को, वही अंकल सैम जो राहुल गांधी कोई भी फॉरेन वेकेशन पर जाते हैं तो अंकल सैम बगल में रहते हैं, ठीक है, मतलब वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जितना अंकल सैम राहुल गांधी से विदेश में मिले इतना अमेठी के लोग उनसे नहीं मिले हैं, क्योंकि वो विदेश ज़्यादा जाते हैं अंकल सैम के शागिर्दगी में। उन्होंने कहा भी है कि अंकल सैम मेरे गुरु हैं, मेरे दोस्त हैं। अंकल सैम ने इतनी बड़ी बात कह दी पार्टी लाइन के खिलाफ, तो आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जो अंकल सैम ने बात की है ना, केवल अंकल सैम की नहीं है, इनहेरिटेंस टैक्स की बात, विरासत कर। 2023 में इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल चिदम्बरम जी के लेख इनहेरिटेंस टैक्स के विषय में, 2004 से लेकर 14 के बीच में चिदम्बरम जी ने न केवल इसकी बात की परंतु इसको प्लानिंग कमीशन तक ले गए। और ये वो लोग हैं जब 1984 में दुखद हत्या हुई इंदिरा जी की, उनका $1,75,000 का डॉलर्स का एस्टेट था विदेशों में, वो ट्रांसफ़र होना था। उस समय पर एस्टेट कर लगता था, इनहेरिटेंस टैक्स की तरह ही था। 85 में राजीव गांधी जी की सरकार ने उसको मिटा दिया ताकि मेरे इनहेरिटेंस को 100% मैं ले सकूं। राजनीतिक इनहेरिटेंस भी 100% लेना है, पर इस देश के बेटा बेटी को यदि उनके माता पिता दादा दादी अपनी दुकान, अपने किसान की जमीन दे दे या कोई जेवर दे दे, उसमें 55% आपको नोचना है। और नोचेंगे तो देंगे किसको? भाई मैंने थोड़ी बताया, ये तो मनमोहन सिंह ने बताया ना 2006 में, जिसकी पुष्टि 2009 में हुई कि भाई माइनॉरिटीज अर्थात उसमें पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटीज का पहला अधिकार है संसाधनों पर, और इस पे कोई अभी संशय नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो है वो आज तक लल्लन टॉप तरीके से इसको बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज ये साबित हो चुका है कि जितना प्रयास वो करते रहे, श्वेत पत्र जारी हुआ है उनका, श्वेत पत्र, कि मनमोहन सिंह ने 2009 में फिर से कहा कि मुस्लिमों का पहला अधिकार होगा। अब आपके समझदार व्यूअर्स समझ गए होंगे कि मेरा इशारा इन बातों में किसकी तरफ है। तो चाहे इनका पूरा इकोसिस्टम जितना भी फैलाता रहे, वो छिप नहीं सकता। और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ना आरक्षण के विषय में, मुस्लिम को आरक्षण देना ये कहां से उन्होंने बताया, ये किया है उन्होंने, कैसे दिया मुस्लिम को आरक्षण, वो भी ओबीसी के कोटे से काटकर। अच्छा शहजाद, मैं दोबारा लोकसभा चुनाव पर आ जाता हूँ।
आप बेबाकी से अपनी सारी बातें रखते हैं, कांग्रेस पार्टी को लेकर तमाम चीज़ें एक्सपोज करते हैं, जिसका जो है आप दावा करते हैं, तमाम चीज़ें आपने रखी भी यहाँ पर। लोकसभा चुनाव 2024 में सारी चीज़ें इससे चल रही हैं, तो इस बार इलेक्शन में आप खड़े क्यों नहीं हुए इस बार? नहीं, इस प्रकार से देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी, कई लोगों को लगता है मैं वर्षों से हूँ, क्योंकि इतना मौका एक पसमानदा समाज से आने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी देती है मेरिट के आधार पर। एक तो ये भी वो है कि आप पारसी हैं, एक इस तरीके की चीज़ें बनी हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सरनेम भाई बहुत सारे कॉमन सरनेम होते हैं, जैसे पूना वाला सरनेम, बहुत सारे लोग पारसी लोग होते हैं, कुछ आगा खानी लोग होते हैं, कुछ और भी समाज के लोग होते हैं, उनके भी सरनेम होते हैं। मेरा असली सरनेम वैसे जमादार है, हमारे परिवार का असली सरनेम जमादार है, तो आप जमादार से समझ सकते हैं। तो पसमानदा समाज के एक व्यक्ति को इतना मौका मोदी जी और नड्डा जी और अमित शाह जी की भाजपा में ही मिल सकता है, और क्योंकि लोगों को लगता है मैं केवल 2 साल ही हुए मुझे भाजपा में, उससे पहले तो मैं मीडिया के क्षेत्र में था। तो ऐसा है कि पार्टी ने मुझसे पूछा भी कि क्या आपकी इच्छा है, तो मैंने पार्टी से कहा कि मैं 543 सीट्स पे लड़वाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो तो एक सीट नहीं 543 सीट्स पर जिताने की है, पर निश्चित रूप से जब पार्टी को सही समय लगेगा या सही जिम्मेदारी लगेगी तो वो अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेदारी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को देती है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। पर मुझे लगता है आज जो विषय है वो ये है कि हमारे हर सीट पर मोदी जी ही है, हमारे हर कैंडिडेट में मोदी जी ही है। तो मुझे लगता है कि मैं लड़ूं या कोई और लड़े, या जहां हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे महेश शर्मा जी लड़ रहे हैं, हम सब मोदी जी के दूत बन के ही लड़े हैं। टीवी पे मोदी जी का दूत बन के मैं लड़ रहा हूँ, जमीन पे वो लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा प्रतिस्पर्धा भाव नहीं है, परिवार का भाव है। हमारी पार्टी परिवार की तरह है, वहाँ पे परिवार ही पार्टी है, ये अंतर है। तो इसमें कोई लड़े कोई ना लड़े, अलग अलग नेताओं की, कार्यकर्ताओं की अलग अलग जिम्मेदारी पार्टी तय करती है। तो आने वाले वक्त में कोई ऐसी खास प्लानिंग अभी की है या नहीं है, कुछ ऐसा पार्टी जो ठीक समझे, पार्टी जैसा सही समझे। देखिए, हमारी पार्टी में एक ये है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। हमारा निर्णय, मोदी जी का निर्णय, नड्डा जी का निर्णय, अमित शाह जी का निर्णय, बूथ के लेवल के कार्यकर्ता का निर्णय, हमारे सबके निर्णय जो होते हैं वो पार्टी सामूहिक दृष्टि से करती है। कोई अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं करता इस पार्टी में। तो जो पार्टी तय करेगी, जिस समय पे जो जिम्मेदारी देगी, वो जिम्मेदारी हम स्वीकारेंगे, और हमारे यहाँ पे स्वीकारते भी हैं। यहाँ पे इस प्रकार का भाव नहीं रखते कि भाई मेरे लिए कोई जिम्मेदारी बड़ी या छोटी है। इसमें जो पार्टी तय करती है वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में करते हैं। अब देखिए ना, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि कई लोग हमारे बड़े बड़े मुख्यमंत्री कई वर्षों के, उनको पार्टी ने अब लोकसभा चुनाव लड़वाया तो वो लड़ रहे हैं, और दूसरे जो नए कार्यकर्ता, पहली बार के कार्यकर्ता, पहली बार के विधायक, उनको भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला क्योंकि वो कर्मठ तरीके से संगठन में काम कर रहे थे। ये भाजपा है। भाजपा में सबके लिए मेरिट के आधार पर एक जगह तय करती है पार्टी। मेरी टीम ने मुझे अभी भेजा कि जो AMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से और RSS को जो है टारगेट किया यहाँ पे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और RSS को आप कब तक मौका जो है वो देते रहेंगे, मंदिर और मस्जिद के नाम पर नफरतों की दीवार जो है वो खड़ी कर दी जाएगी। ओवैसी साहब से मेरा एक निवेदन है, सबसे बड़े सेकुलरिज्म के सूरमा बनते घूमते हैं वो। उनकी पार्टी के नाम का एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए आप जनता को। हम तो कॉम्युनल है, हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हालांकि हमने तो 80 करोड़ों को राशन दिया तो उसमें असद को भी मिला, अमर को भी मिला। हमने टॉयलेट बनवाए तो उसमें शीतल को भी मिला, सुल्ताना को भी मिला। हमने नल से जल लगवाए तो उसमें अकबर को भी मिला, अमर को भी मिला, एंटनी को भी मिला। पर हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम जबकि संतुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब की पार्टी का नाम बता दो एक बार। AIMIM का फुल फॉर्म क्या है मैं बता देता हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम। भारतीयों की मजलिस नहीं, मजलिस इत्तेहाद करनी है तो किसकी करनी है? मुसलमानों की। इत्तेहाद चाहिए मुसलमानों का, वोट बैंक जिहाद करना है, और सांप्रदायिक हम हैं। ओवैसी साहब का जो चश्मा है ना, ये वही चश्मा है जो आजकल कांग्रेस पार्टी भी अपना रही है। ये सारे लोग जो है मुस्लिम लीग के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। जैसे कोविड में अलग अलग वेरिएंट होते हैं, एक कोविड का एक मेन वायरस होता है, उसके अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, उसको डायरेक्टली मत लीजिए। वैसे ही कांग्रेस पार्टी मेन है वायरस, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, और उसके जो अलग अलग वेरिएंट बने ना, कहीं BRS है, कहीं ओवैसी है, कहीं समाजवादी है, कहीं RJD है, सब में फैमिली फर्स्ट, अपीजमेंट फर्स्ट,
और करप्शन फर्स्ट। और एक पार्टी जो ये फैमिली फर्स्ट नहीं करती, अन्नामलाई जैसा नेता देती है, मोदी जैसा नेता देती है। एक पार्टी जो कहती है कि भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, वो हम है। एक पार्टी जो कहती है तुष्टिकरण नहीं होगा, संतुष्टिकरण होगा, गरीब हो तो आपको मिलेगा, पहला अधिकार भारतीयों का होगा, संसाधनों पर किसी समुदाय का नहीं होगा, वो हमारी पार्टी है। तो ये दोनों में अंतर है। ओवैसी साहब अपना चश्मा उतार कर देखे, पर वो नहीं उतार सकते, उनकी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। ये वो ओवैसी है। एट द एंड जो लास्ट सवाल है वो एक तरफ मोदी गारंटी है, क्या इस पोस्ट कार्ड में शहजाद गारंटी दे सकते हैं सीटों को लेकर कि ये जो आंकड़ा हम पार करने वाले हैं? क्योंकि मैंने वही, आपने 400 से शुरू किया था, मेरा पहला सवाल वही था कि 400 प्लस हम लेके आ रहे हैं, नहीं आ रहे? भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने आप से 370 पार करने वाली है, ये जनता की गारंटी है। और 400 पार एनडीए, मतलब 400 पार मतलब 410, 420, 430, 440 कुछ भी हो सकता है। ये एनडीए, ये भी जनता की, इससे कम नहीं होगा ना? इससे कम नहीं होगा। मैं आपको इसके लिए एक कारण बताना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग राजनीति को अपने प्रिज्म से, पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पर एक जो आम आदमी है, जाकर उससे पूछिए कि पिछले 10 वर्षों में उसने क्या अनुभव किया है, और उस अनुभव के आधार पर वो बताएगा आपको कि जिस प्रकार से आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक अनुभव देख लीजिए, जहाँ पर 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। कहीं मुकीम काला का डर, कहीं अतीक का डर, कहीं अंसारी का डर, कहीं इसका डर, कहीं उसका डर, ऐसे माफिया डॉन का डर होता था। आज वहाँ पर 5 बजे नहीं, 11 रात के 11-12 बजे तक महिलाएं सुरक्षित बाहर चल पाती हैं। वहाँ पर आज जिन्ना की नहीं, वहाँ पर गन्ने की किसानों की बात होती है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, आज विकसित राज्य में, और उसका जीएसटी कलेक्शन भी तमिलनाडु से ज़्यादा हुआ है, और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। वहाँ पर आज कट्टा की इंडस्ट्री नहीं लगती है, वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनता है। तो ये बदलाव जो लोग अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं, जिस प्रकार से हर क्षेत्र में हुआ है, वो लोगों ने अब मोदी को जिताने की गारंटी ले ली है। इसलिए चाहिए जितना भ्रामक तथ्य फैलाए, प्रो इनकम्बेंसी आज एक शब्द गढ़ चुका है हमारे राजनीतिक शब्दकोश में। गुजरात में 27 वर्ष के बाद हमारी सरकार आई फिर से, मध्य प्रदेश में 18 वर्ष बाद, असम में चुनकर आई, हरियाणा में रिपीट हुई, त्रिपुरा में रिपीट हुई। कांग्रेस की 2011 से एक भी सरकार बड़ी राज्य में रिपीट नहीं हुई। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि मोदी मीन्स डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस, और इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं, क्योंकि वो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट शहजाद, आपको और भी, इसका आपको एक पार्टी बात को भी। कह दूं, हाँ। हम तो जीत रहे हैं, इसका प्रमाण इसी से मिल जाता है कि भाई और बहन, जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी कुछ ही घंटे बाकी है अमेठी रायबरेली के नामांकन के लिए, उसका इंतजार तो करिए। अभी तक अपना नाम नहीं दे पाए, और इनके लोग नामांकन वापस ले लेकर जान और पिंड छुड़वा रहे हैं कि कांग्रेस के दफ्तर में पता है क्या हो रहा है? आजकल कोई नेता नहीं जा रहा कांग्रेस दफ्तर। कांग्रेस के दफ्तर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अगर कोई कांग्रेस का नेता गलती से दिख गया तो वो उसको पकड़ के बोलते भाई चुनाव लड़, तो बोलते नहीं भाई साहब माफ़ करो। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं आ रहे, कांग्रेस के नेता भी नहीं आ रहे, इस डर से कार्यकर्ता ना वोट करने आ रहे, ना दफ्तर में आ रहे। चलिए ठीक है शहजाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट ऑन द 4 जून। और पूरी पार्टी जो 400 प्लस का नारा लेकर चल रही है, और साथ ही आप लगातार बेबाकी से जो अब तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, हमारे साथ जुड़े, टाइम दिया आपने, थैंक यू सो मच। तो शहजाद पूनावाला इस एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में हमारे साथ थे, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से भी जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच तमाम व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए।